33,000 के करीब पेड़ों को काटने का प्लान तैयार हो चुका है। जी 33,000 पेड़ कितना ऑक्सीजन जनरेट करते होंगे, लेकिन सरकारें वहाँ से सिर्फ प्रॉफिट का सोच रही हैं। जहाँ पे बात ह्यूमैनिटी को छोड़कर प्रॉफिट की आ जाती है, तो वहाँ पे विनाश निश्चित हो जाता है। आप पेट्रोल भरवा रहे हो, वहाँ पे आप टैक्सेस दे रहे हो। रोड के ऊपर चल रहे हो टोल पे, वहाँ पे आप टैक्सेस दे रहे हो। भैया यहाँ पे सांस लेने के ऊपर टैक्सेस आप ले रहे हो, उसके बदले में फैसिलिटी आप क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट किसी का कुछ भी हो सकता है। चाय बेचना इंटरेस्ट हो सकता है, चाय बेचने वाले भी फेमस हो जाते हैं, चाय बेचने वाले भी अच्छा कुछ कमा लेते हैं। अब चाय बेचने वाले तो आप सब देख ही रहे हो कि हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि पीरियड्स एक टैबू है, इसके ऊपर बात नहीं करना, बात करना एक शर्म का विषय है। राइट। अरे मासिक धर्म हुआ, नहीं नहीं बेटी, इसके ऊपर बात नहीं करनी है। Good morning, good afternoon, good evening, friend. This is Naveen Kumar Verma, your host. Welcome to the Alpha People. So today's our special guest is Sandy Khanda. He is founder of Green Pencil Foundation. Their NGO is working on different projects which are bringing effects on millions of people's of life, like deforestation, air pollution control, and women hygiene. So they are rewarded with many awards for their good work on different areas and social welfare. So don't go anywhere, stick with us. सैंडी जी, द अल्फा पीपल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने मुझे इनवाइट किया थैंक यू सर। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अल्फा पीपल के थ्रू लोगों तक मैं अपनी आवाज़ को अच्छे तरीके से पहुंचा सकूंगा। हाँ जी सर, बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं, ये हर कोई नहीं करता। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर कोई सोचता है कि करियर होगा तो बड़ी-बड़ी सैलरियाँ हो, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये सबका ड्रीम है। So, just moving into that line is kind of एक बिग डिसीजन। मे बी मुझे लगता है कि ऐसा डिसीजन अगर आप लेते हो तो आपकी फैमिली भी एक बार तो हिल जाती है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसा कि मैं अपने नाम से ही बताऊं, सैंडी खांडा कोई कहानी नहीं है या फिर कोई किस्सा नहीं है या कोई लिखी हुई किताब नहीं है कि वो कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद वो पुरानी हो जाएगी या कुछ सदियों बाद वो नहीं पढ़ी जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। ये एक जीता जागता उदाहरण है उन सब युवाओं के लिए जो नशे की लत की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अलग-अलग तरीके से गलत आदतों में पड़ रहे हैं कि दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। खुद को बर्बाद करने से अच्छा आप उन लोगों को आबाद कीजिए, जिनको आबाद होने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। बहुत सही बोला आपने, बहुत सही बोला। सर आगे बढ़ने से पहले मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है। अ, कौन है सैंडी खान? जैसा मैंने अभी बताया, सैंडी खांडा एक बहुत ही गरीब और साधारण परिवार से बिलॉन्ग करता है और जिनका जन्म हरियाणा के एक छोटे से गाँव में हुआ। ओके। और अगर मैं गाँव की बात करूँ तो जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा-सा गाँव पड़ता है हमारा और जहाँ की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करती है। हुँ, हुँ, हुँ। और जहाँ जो लोग हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, उनका दायरा इतना सोचने का नहीं था कि वो कभी कोई ऐसा काम करेंगे कि जो एक स्टेट लेवल पे ही नहीं, नेशन वाइड, नेशनली बिल्कुल सर। लोग उसको सराहेंगे। हाँ जी। तो मैंने भी नहीं सोचा था बचपन में कि मैं अपना दायरा इतना बड़ा कर पाऊँगा। जो चैलेंजेस मैंने बचपन में देखे, एक गरीब किसान परिवार से आते हुए, जहाँ हमें ये डर रहता है कि हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। कहीं न कहीं हमें खेती से निकल के अपने पेरेंट्स को वो सब सुख-सुविधाएँ देनी हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो सारी चीज़ें छोड़ के अपने दायरे और जो चैलेंजेस मैंने अपने गाँव के अंदर देखे, उनके ऊपर काम करना ये एक छोटी उपलब्धि नहीं है। ये ऑब्वियस हर है। किसी के बस की बात भी नहीं नहीं है। है सर, बिल्कुल नहीं है। तो सर आपने क्या मतलब बचपन से सोचा हुआ था कि मुझे ये काम करना है या आपके माइंड में अचानक कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ तब ये आइडिया आया? अगर मैं बात करूँ सोशल वर्क की, मेरी जर्नी की, क्योंकि मेरी लाइफ में काफ़ी बार ऐसे कई सारे फेजेज़ आए हैं। बचपन की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने बताया, हरियाणा। हरियाणा 2-3 चीज़ों की वज़ह से बहुत प्रसिद्ध था पिछले 20 साल पहले।
जिसमें एक भ्रूण हत्या था, गर्ल चाइल्ड अबॉर्शन, आप Obviously. जानते हैं। हम्म। तो जैसे ही पता करते थे कि लड़की पैदा होने वाली है तो उसका अबॉर्शन करवा देते थे। उस चीज के लिए काफी फेमस था। दूसरा जो वुमेन राइट थे वो उतने नहीं थे। औरत को एक मशीन की तरह समझा जाता था जो बच्चे पैदा करने की मशीन है। इवन जब पीरियड्स आते थे, पीरियड्स प्रोडक्ट जो होते हैं, मेंस्ट्रुअल पैड्स होते हैं या मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो प्रोडक्ट होते हैं, हम्म। उनकी भी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती थी, स्पेसिफिकली रूरल हरियाणा में। ओके। तो ये इतना बड़ा चैलेंज मैंने अपने गांव के अंदर देखा है, अपने स्कूल में देखा, अपनी फैमिली में देखा है। तो ये सारे चैलेंजेस ने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे एक ना एक दिन इनके ऊपर बड़ा होके काम करना है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उस लेवल पे नहीं था, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। मैं इंडिविजुअली काम कर भी सकता था तो हद मार के अपनी फैमिली के लिए कर सकता था। अगर मैं फैमिली से आगे बढ़ता तो अपने मोहल्ले के लिए कर सकता था। लेकिन अगर मैं गांव के लिए करूं तो मुझे उसके लिए रिसोर्सेज की बहुत जरूरत पड़ती। बिल्कुल सही है। बट उसके लिए मैंने खुद को अपस्किल किया। जैसे जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद मैंने सोशल वर्क की जर्नी पार्ट टाइम शुरू की। और उसके बाद जैसे ही ग्रेजुएशन मेरा हुआ, कॉर्पोरेट मेरी जॉब लगी, कुछ साल मैंने जॉब की। और जैसे मैंने सोशल सेक्टर को अच्छे से स्टडी किया और फिर जॉब क्विट करके मैंने फुल टाइम अपने दायरे को भी बढ़ाया। न सिर्फ गांव, न सिर्फ शहर, न सिर्फ हरियाणा, आज हमने अपनी जो नीतियां हैं वो हिमाचल से लेके झारखंड तक, झारखंड से लेके महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक तक, हर स्टेट में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के अलग अलग इनिशिएटिव्स के माध्यम से। ओके, दैट इज ग्रेट। सो सर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप शायद हंसेंगे, मैंने इंजीनियरिंग की है। बात है। और वो एक कहावत है ना, इंजीनियर पे बहुत सारे मेम्स बनते हैं कि इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं, है बिल्कुल ना। सर, बिल्कुल सही। आप देखोगे इंजीनियर टैक्सी चला सकता है, इंजीनियर सोशल सेक्टर में जा सकता है, इंजीनियर नेता बन सकता है, इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल सर। इंजीनियर पुल बना सकते हैं। तो इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी काम आप दोगे, क्योंकि उनका माइंड बहुत क्रिएटिव होता है। Obvious है। इंजीनियरिंग में क्रिएटिविटी ज्यादा पैदा होती है इंसान के अंदर। तो इंजीनियर का ये भी एक खास बात रही है कि वो इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी कामों में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। बिल्कुल सही बोला। आपके पास लाइव एग्जांपल है अरविंद केजरीवाल जी, है ना। वो भी इंजीनियर थे और कैसे इंजीनियर से वो पॉलिटिक्स में आए। ऐसे ही बहुत सारे नेता हैं, है ना। हमारे रेल मंत्री हैं असनवी वैष्णव जी, वो भी इंजीनियर हैं। तो इंजीनियर ही एक ऐसे होते हैं कि वो अपने फील्ड से बहुत जल्दी स्विच मार लेते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो यानी कि ये दिमाग में शुरू से ही था कि मैंने समाज के लिए कुछ करना है, बस मौका नहीं मिल पा रहा था और मतलब रास्ता नहीं दिख रहा था। एक्चुअली जैसा कि अब हमारी इंडियन सोसाइटी में होता है, हम्म। जो हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी होती है वो दो चीजों में फंसी होती है। एक तो पैशन, दूसरा प्रेशर। राइट। तो इंजीनियरिंग तक मैंने अपने प्रेशर को फॉलो किया। इंजीनियरिंग के बाद जब मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली, पार्ट टाइम सोशल वर्क कर लिया, फिर मैंने अपने पैशन को फॉलो किया। कितने जो साल जॉब किया आपने? मैंने ऑलमोस्ट 2.5 ईयर जॉब किया। ओके। तो 2.5 ईयर की जर्नी में मैंने पैरेलली अपने पैशन को फॉलो किया। ओके। तो एक स्टेज ऐसा था जिसमें मैंने खाली प्रेशर को फॉलो किया। एक स्टेज ऐसा आया जिसमें मैंने प्रेशर और पैशन दोनों से पैरेलली मैंने दोनों को फॉलो किया। ओके। और फिर एक ऐसा स्टेज आया जब मैंने पैशन को फुल टाइम चूज किया। ओके। सो आई थिंक जब आपने चूज किया कि मुझे सब सोशल एक्टिविस्ट बनना है, सोशल सर्विसेज पे काम करना है, तो इट माइट हैव अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर यू आल्सो एंड योर फैमिली। So how your family reacted at that time? Actually, being in middle class family, it's not hard for me only, it's hard for each and everyone. Obvious है। As my family is already, I told you, I was belong to a very, you can say very middle class family who comes from farming background. And you know the situation of farmers, they Right. are hardly surviving. Yeah. Because of a lot of bad policies against them, lot of fertility issues with land. There are so many issues with that sector.
So being in parents, they always wish to be a good engineer and good a successful person who can earn some good money for them. राइट बट कहीं ना कहीं मुझे अपने उस पैशन को फॉलो करना था जिससे मुझे खुशी मिले। दूसरा, वो सारे चैलेंजेस जो मैंने देखे, कहीं ना कहीं मन में वो मलाल रहता, अगर मेरे पास कितना भी पैसा हो जाए, बट जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं, मेरी माँ ने फेस किए हैं, मेरी बहन ने फेस किए हैं, या मेरे गांव ने फेस किए हैं, अगर मैं उन चैलेंजेस पे काम नहीं कर पाया तो वो मलाल मुझे जिंदगी भर रहता। राइट 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 ये ऑब्वियस है कि थोड़ा डिसीजन डिफिकल्ट था, बट यू डिसाइडेड टू गो दैट लाइन। यस। सो आपने स्टार्ट कैसे किया था फिर? सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या रहा आपका, और कैसे मतलब आपने जॉब तो छोड़ दी है, लेकिन स्टार्ट क्या किया, काम क्या किया आपने? ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन बीइंग इन लीगल एंटिटी 2019 में हमने शुरू किया। सो इनिशियली काफी चैलेंजेस थे हमारे साथ, काफी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब आप शुरू करते हो, सबसे पहला जो आपके पास कॉमन क्वेश्चन आता है कि आप फंड कहाँ से जुटाएंगे, कैसे जुटाएंगे, है ना। हाँ तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप उस फील्ड से नहीं हो, आपने इंजीनियरिंग की है, आपने सोशल वर्क में पढ़ाई नहीं की है, आपको पता नहीं है कि फंडरेज कैसे होता है, प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करना होता है, एनजीओ को कैसे चलाना है, लीगल कॉम्प्लियंसेस क्या होते हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, बट उन प्रॉब्लम से मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर मैं उन प्रॉब्लम से नहीं सीखता तो शायद मैं नहीं चला पाता ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन को। बट उन प्रॉब्लम्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और उन प्रॉब्लम से सीखकर आज ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन अपने प्रोजेक्ट पैन इंडिया कर रहा है। इवन हम इंडोनेशिया तक अपना रीच बढ़ा रहे हैं, ईरान तक अपना रीच बढ़ा रहे हैं। और प्रोजेक्ट हम किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर नहीं करते हैं, हमारी बहुत ही इंक्लूसिव अप्रोच है। हम हेल्थ डोमेन को टच कर रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है हेल्थ के ऊपर। राइट हम क्लाइमेट चेंज को टच कर रहे हैं बिकॉज क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है। क्लाइमेट चेंज एक साउथ एशियन रीजन का इशू नहीं है, या राइट खाली इंडिया का इशू नहीं है, या सिर्फ हरियाणा का इशू नहीं है, या चंडीगढ़ का इशू नहीं है। क्लाइमेट चेंज से हम सबके बच्चे इंपैक्ट हो रहे हैं, हम सबके पेरेंट्स इंपैक्ट हो रहे हैं। हर साल 5.28 मिलियंस डेथ होती है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। इतने ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बढ़ रहे हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। तो हमें कहीं ना कहीं उन सब चीजों के ऊपर बीइंग इन कम्युनिटी काम करना पड़ेगा। अगर Right. हम काम नहीं करेंगे, अगर हम सारी चीजें सरकार और पॉलिसीज के भरोसे छोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हम उसके लिए जिम्मेदार होंगे। ऑब्वियस है। सो 2019 में ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन एस्टेब्लिश हुआ, उससे पहले क्या था? मतलब आपने अपने आप से स्टार्ट किया, आप कैसे लोगों से मिले, या आपका स्टार्टिंग में ग्रुप बन गया फिर आप लोगों ने डिसाइड किया, क्या हुआ था? अगर मैं बात करूं 2019 से पहले हम एज ए इंडिपेंडेंट कम्युनिटी विदाउट एनी रजिस्टर्ड एंटिटी, हम लोग इंडिपेंडेंटली हमारी सर्विसेज दे रहे थे वॉलंटियरिंग में, जिसमें हम स्लम एरियाज में अलग अलग जगह पे दिल्ली और गुड़गांव में बच्चों को पढ़ाते थे। जिसमें बाद में हमारा जो इनिशिएटिव है उसका नेम हुआ स्लम टू स्कूल। तो जहाँ पे हम स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ा के ग्रूम करके स्कूल में एनरोल कराना हमारा मेन एम था, मेन मिशन था। ठीक है। कि हम कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें एक स्लम में रहने वाले बच्चे के हाथ में किताब देके, उसको स्कूल में पढ़ा के, स्कूल में भेज के। तो वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई थी एक कम्युनिटी के रूप में। पर कभी हमने ये नहीं सोचा था कि कम्युनिटी कभी एज ए लीगल रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन पाएगी। बट जैसा कि जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, लोग जुड़ते गए, कम्युनिटी बनती गई, तो हमें महसूस हुआ कि हाँ, अब हमें जरूरत है कि हम एक लीगल एंटिटी के रूप में काम करें, हमारी सेवाएं जितना हो सके अलग अलग ज्योग्राफी में हमारी सेवाएं दें। तो अभी मतलब जैसे आपने पहली बार क्या किया कि कॉलेज जॉब छोड़ दी आपने, फिर आप सुबह उठे एक दिन डिसाइड किया चलो भी अब ये करना है, तब माइंड में आइडिया है कि चलो ठीक है स्लम एरिया वालों को पढ़ाया जाएगा। तो आप अकेले थे, आपके साथ दोस्त थे? अगर वो दोस्त थे तो मतलब क्या डिस्कशन चल रहा था, क्या माइंड में हुआ था? स्टार्ट यही था कि पहले हम एज ए कम्युनिटी काम करते थे जब मैं कॉलेज में था, तो वीकेंड पे मैं अपना समय देता था, और कभी ये नहीं सोचा था कि हम लीगल एंटिटी बन पाएंगे या फिर ऐसा कोई नाम ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन, कुछ ये सोचा नहीं था।
ये सब एक आइडिया था, बिफोर कोविड की स्टोरी है। 2-3 दोस्त थे, हम डिस्कस कर रहे थे और उसके बाद हमने सोचा कि हम एज ए कम्युनिटी काम कर रहे हैं, बट उसका दायरा हम और बड़ा कैसे कर सकते हैं। हाँ जी। तो उसके लिए हमें लीगल एंटिटी होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लायंस होते हैं, है ना? बहुत सारे डोनर आपको चाहिए होंगे या कॉर्पोरेट डोनर होंगे आपके हम्म। पास, तभी आप अपनी जो सर्विसेज दे रहे हो वो ज़्यादा लोगों तक दे पाओगे, ज़्यादा राइट। ज्योग्राफी तक आप पहुंचा पाओगे। तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको लीगल एंटिटी बनना पड़ेगा, अदरवाइज बीइंग एन इंडिविजुअल वो थोड़ा क्रेडिबल नहीं हो पाता। बिल्कुल सही है। तो ये आइडिया तब आया 2019 में, हमने फिर ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन शुरू किया और आज देख रहे हैं आप सब लोग कि हम अलग-अलग एरियाज में हमारी सर्विसेज दे रहे हैं। ऑब्वियस है। सो ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन, ये नाम के पीछे क्या आइडियोलॉजी थी? ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन, इसका नाम के पीछे जो आइडियोलॉजी मैं बताऊं, ग्रीन पेंसिल, ग्रीन जो डिनोट करता है कि हम क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के ऊपर काम करते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर। क्लाइमेट चेंज, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया, बहुत ही बड़ा एक ग्लोबल मुद्दा है। हम्म। और पेंसिल का मतलब कि हम यूथ डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। जो भी हमारा रूरल इंडिया के जो बच्चे होते हैं और जो अर्बन जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके बीच में एक गैप होता है। राइट। कम्युनिकेशन स्कूल स्किल देखेंगे अगर आप, हम्म। तो जो गाँव के बच्चे होते हैं, जो शहर के बच्चे होते हैं, थोड़ा उनमें इंग्लिश स्पीकिंग या सॉफ्ट स्किल जो होते हैं, उनमें थोड़ा-सा डिफरेंस मिलेगा आपको। बट हम उस सब चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। उसके अलावा जो स्लम एरियाज़ में बच्चे रहते हैं, हमारा एक इनिशिएटिव चलता है स्लम टू स्कूल। तो हम्म। वहाँ पे हम स्लम एरियाज़ में बच्चों को ग्रूम करते हैं, पढ़ाते हैं। तो ग्रीन और पेंसिल, ये दोनों ही चीज़ें इन दोनों चीज़ों से मिला के बनी हैं कि हम एजुकेशन के साथ-साथ क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काम ओके, सो आपके जो दो मुद्दों पे आपकी जो एनजीओ है वो काम कर रही है। जी, एक एजुकेशन के ऊपर, और एक जो एजुकेशन उन एरिया के लोगों के लिए जो थोड़ा डेप्राइव्ड है उन फैसिलिटीज से, जी, और दूसरा एनवायरमेंटल जी। सर्विसेज। ओके। सो आपने स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट किया? जैसे आपने फाउंडेशन तो सेट कर लिया आपने, ठीक है जी, आपका एनजीओ बन गया है। तो अभी कैसे डिसाइड हुआ कि ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, उस प्रोजेक्ट पे काम करना है? क्या प्लान किया? अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो इनिशियली हम हमें इतना नॉलेज नहीं था, बिकॉज़ आप सोशल वर्क में आए हो एक ऐसे सेक्टर से उठ के, जहाँ पे सोशल वर्क का आपको एबीसीडी नहीं आता है। राइट। उसके बाद कोविड आया, कोविड में मैंने बहुत सारा काम किया पुणे के अंदर, दिल्ली के अंदर, स्लम एरियाज़ में, लोगों को अवेयर किया, हाइजीन के बारे में, है ना? मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। तो वो सारे काम मैंने किए, उन काम के बिहाफ़ पे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से मुझे सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट भी मिला, ओह वाओ! जो कि इंडिया न्यूज़ की टीम ने भी फीचर किया था मुझे। दैट इज़ ग्रेट। तो वहाँ से मेरी थोड़ी समझ डेवलप होना शुरू हुई प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट होता क्या है सोशल सेक्टर में। तो वहाँ से जो मेरी समझ डेवलप हुई, तो तब से हमारे अलग-अलग पिलर्स और एरियाज़ ऑफ वर्क डिफाइन होना शुरू हुए। जिसमें हमारा क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट हो रहा था हेल्थ के ऊपर, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो वुमेन्स की मेंस्ट्रुअल हेल्थ है। तो उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। तो उसके ऊपर एक हमारा काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है पीरियड्स ऑफ प्राइड बाय ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन। ओके। जिसमें हम अलग-अलग टीनेजर्स गर्ल्स को, इवन बॉयज़ को भी एजुकेट करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के बारे में। ओके। कैसे वो पीरियड्स के दौरान खुद को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अच्छे से पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे पैड को उनको डंप करना है यूज़ करने के बाद, और सोशल टैबू कैसे तोड़ना है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि पीरियड्स एक टैबू है, इसके ऊपर बात करना एक शर्म का विषय है। राइट। अरे मासिक धर्म हुआ, नहीं, नहीं बेटी इसके ऊपर बात नहीं करनी है, ये तो बहुत गंदी बात होती है, बहुत बुरी बात होती है। अरे बुरी बात होती है, फर्टिलिटी तभी होती है किसी भी औरत में। आप भी माँ तभी बनी थी, आपको पीरियड्स आते हैं तभी आप माँ बनी थी। तो उसमें शर्माने की क्या बात है, एक नेचुरल फिनोमिना है। राइट। हर औरत के साथ होता है, हर किसी की माँ के साथ होता है, बहन के साथ होता है। तो पीरियड्स टैबू आज भी हमारे देश में है। जब हम डेवलपिंग नेशंस में काउंट किए जा रहे हैं, हम टॉप 5 इमर्जिंग इकोनॉमी इकोनॉमी बढ़ते जा रहे हैं राइट, देश में, राइट, राइट। वर्ल्ड में। बट फिर भी
हम ऐसे ऐसे पुराने टैबूज लेके साथ चल रहे हैं, बट उसके साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा सोसाइटी का, समाज का, लोगों का। क्योंकि एक तरफ तो हम बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी की, राइट। वुमेन्स राइट्स की, और दूसरी तरफ हम राइट नहीं दे रहे हैं हमारी खुद की बेटियों को, बहनों को, कि वो खुल के बात कर पाए उस टॉपिक के ऊपर, वो खुल के मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट खरीद के ला पाए। आज भी आप देखोगे तो किसी केमिस्ट शॉप से जब वो पैड्स लेके आती हैं तो पाउच में ऐसे दबा के लेके आती हैं कि पता ना चले किसी को। सही बात है। आज भी एक पैड सरेआम वो टेबल पे रख के घर वालों को दिखा नहीं सकती है, पूरे फैमिली मेंबर्स। तो ये प्रॉब्लम है। एक तरफ हमारा लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी अपने पीक पे है, डिजिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ा है, राइट राइट। लेकिन फिर भी हम पुराने टैबूज को नहीं छोड़ रहे। तो उन सब को छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, जो हम एजुकेट कर रहे हैं अलग अलग स्कूल्स में जाकर, कॉलेजेस में जाकर, सोसाइटीज में जाकर और गांव में जाकर। तो इन सब का प्रोग्राम्स में आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है कोई? बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट सपोर्टेड होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कॉरपोरेट सपोर्टेड होते हैं। तो क्योंकि ऑब्वियसली हम भी काम कर रहे हैं और काम में आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, वो रिसोर्सेज आपको जुटाने पड़ते हैं अलग अलग एंटिटीज के माध्यम से, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के माध्यम से। वो स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स भी हो सकती हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम भी हो सकती हैं, तो इंडिविजुअल सपोर्टर्स भी हो सकते हैं, डोनर्स हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट नहीं लगा, क्योंकि आपने जॉब क्विट किया, 100% फुल टाइम जॉब था आपका, आपने जॉब क्विट की, फिर आपने एनजीओ को स्टार्ट कर दिया, अपना एनजीओ स्टार्ट किया और फुल टाइम उसमें डिवोट करना शुरू कर दिया। तो फाइनेंशियल क्राइसिस इज द बिग थिंग, क्योंकि आपको फैमिली भी चलानी है, एट द एंड आपको खाने के लिए रोटी चाहिए, रोटी के लिए पैसा चाहिए। तो वो सब चीजें तो डिफिकल्ट रही होंगी। बिल्कुल। अगर मैं अपनी इनिशियल जर्नी की बात करूं तो शायद ही ऐसा कोई रिश्तेदार या फैमिली मेंबर नहीं होगा कि जिसने मुझे नहीं ये बोला कि ये क्या पागलपंती है, क्या कर रहे हो, क्या ही कर लोगे, क्या ही बन जाओगे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे कम से कम 20-30 तरीके के कोट मैं हर हफ्ते सुनता था, लेकिन मैंने मुंह बंद रखा। क्योंकि देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका जवाब आप जुबान से नहीं दे सकते, वो अपने एक्शन से आप जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल सही है। बट कुछ टाइम बाद मैंने अपने एक्शन से उन सब चीजों का जवाब दिया, और मैं आज भी उस चीज को सही नहीं समझता हूँ कि जो चीजें, जो मैंने फेस किया, उसका जवाब मैं अपने मुंह से दूं या अपनी जबान से दूं, तो वो वाजिब भी नहीं है। बहुत अच्छा आप बोला जवाब आपने। दो अपने स्टेप से, अपने एक्शन से, आप करके दिखाओ। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बताया आपने। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब तक हम ग्रो नहीं करते या हम कोई आइडिया लेके आते हैं माइंड में कि हमने ये करना है, सबसे पहले हमारे रिश्तेदार आते हैं कि ये क्या बेवकूफ़ी है, वो अपनी नॉलेज देते हैं। उसके बाद जैसे-जैसे मतलब आपको सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट सबसे कम मिलता है। राइट, बाहर से सब मिलता है, लेकिन फैमिली सपोर्ट हमेशा कम मिलता है। राइट, क्योंकि वो एक तरीके से ये भी मान सकते हैं कि वो हमारे लिए केयर करते हैं या फ़िक्र करते हैं हमारे फ्यूचर की। लेकिन एक चीज़ होती है कि फ़िक्र के बजाय सपोर्ट करें, तो आई थिंक राइट, यू बेटर ग्रो। राइट, राइट, वही नहीं होता, और फिर बाद में वही लोग होते हैं जो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, राइट, सैंडी मेरे चाचे का लड़का है, राइट, मेरी मासी का लड़का है, राइट। मैं जानता हूँ। सो वो चीजें होती हैं। सो आई होप कि अब आपकी फैमिली आप पे प्राउड फील करती होगी, आई मीन टू से जो रिश्तेदार वगैरह हुए। अब फैमिली को जब पता चलता है आसपास के लोगों से कि आपका लड़का मतलब ये न्यूज़ पे में आया ये है, कर वो रहा टीवी में है, आ रहा वो है, कर वहां पे रहा जा रहे है, हैं। और तो एक फील होता है कि हाँ, मतलब आप जब दूसरे लोगों की जुबान से सुन रहे हो, अपने लड़के की जुबान से नहीं सुन रहे हो, जो बात, जो टोंट आपने किया था कुछ साल पहले, उसका जवाब आपको वो दूसरे लोग दे रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है किसी सैंडी से सही बात या है। आपसे। तो सोसाइटी का ये काम आज से नहीं, सदियों से रहा हाँ, है। ये तो हमेशा से चल रहा है। सोसाइटी आपको हमेशा जज करेगी,
सोसाइटी आपको जज करेगी, आप लंबे हैं तो लंबे क्यों हैं, आप छोटे हैं तो छोटे क्यों हैं, आप गोरे हैं तो गोरे क्यों हैं, आप काले हैं तो काले क्यों हैं, सही बात है। आपकी सरकारी नौकरी लगी तो क्या ही कमाता होगा, प्राइवेट लगी, अरे इसकी तो प्राइवेट नौकरी है, क्या ही कर लेगा। मतलब सोसाइटी आपको हमेशा जज करेगी, आप कुछ भी बन जाओ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला आपने। Right. सो अभी आपने जैसे काफ़ी सारे, आई होप, क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया था उसमें बड़ी लंबी लिस्ट आई आपके प्रोजेक्ट्स की। तो उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे एक बड़ा दिल्ली के से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट आपका चल रहा है। सो दिल्ली के आसपास कोई जो फॉरेस्ट एरिया है, तो एक्चुअली वो क्या है एक्चुअली, तो थोड़ा डिटेल बताएंगे? दिल्ली की अगर मैं बात करूं, दिल्ली आप सबको पता ही है, इंडिया की कैपिटल सिटी है। और हाल फिलहाल में ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पाया गया था, दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है। तो ये कितनी शर्म की बात है हमारे लिए बिल्कुल। कि हमारी पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की कैपिटल सिटी पहले नंबर पे प्रदूषण में नंबर 1। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। दूसरा, दिल्ली के लिए एक और दूसरी चीज है, दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तीसरा, पॉपुलेशन बहुत डेंस है। ऑब्वियस है। ये 3 इश्यूज हैं। तो वहां पे ज्यादातर ब्रीदिंग के लिए अगर मैं फॉरेस्ट कवर की बात करूं तो बहुत लिमिटेड है एज कंपैरिजन टू अदर कैपिटल सिटीज और अदर स्टेट्स। राइट। क्योंकि दिल्ली में एक तो अरावली जो है वो लाइफलाइन आप कह सकते हो साउथ हरियाणा और दिल्ली की। दूसरा जो है द्वारका फॉरेस्ट है, वो भी काफी अच्छा फॉरेस्ट कवर है और काफी इकोलॉजी है वहां भी। तो हाल फिलहाल में ही गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट वहां पे चल रहा है रेलवे का, जिसकी वजह से वहां पे सैकड़ों एकड़ में पेड़ों को काटा जा रहा है। ओके। उससे इकोसिस्टम तो खराब होगा ही होगा, और जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं वो भी डिस्टर्ब होंगी, वो भी डिस्ट्रॉय होंगी उससे। उसके अलावा अलावा आपको पता है AQI बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी हाई रहता है दिल्ली में। राइट। और मैंने ऑलरेडी बताया कि मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ होती है इंडिया में पर ईयर बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये सब चीजें होने के बावजूद अभी भी सरकार अपने प्रोजेक्ट को डाइवर्ट कर सकती है, किसी और दूसरी जगह पे बना सकती है जहां पे उस फॉरेस्ट कवर को बचाया जा सके, उस फॉरेस्ट को जिंदा रखा जा सके। क्योंकि उस फॉरेस्ट को जिंदा रखना वहां के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वहां के लोगों की आइडेंटिटी है, वो वहां के लोगों को जिंदा रहने में मदद कर रहे हैं, वो वहां के लोगों को ब्रीदिंग करने में मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। बट सरकार कंटिन्यू वहां पे डिफोरेस्टेशन कर रही है, और हम इस मुद्दे के ऊपर बहुत स्ट्रांगली अपनी आवाज उठा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हम हर जगह जाएंगे, जो भी संभव प्रयास होगा हम द्वारका फॉरेस्ट को बचाकर रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है या स्टेट गवर्नमेंट का? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और जैसा कि मैं बात करूं पिछले 5 से 10 साल में काफी सारा डिफोरेस्टेशन हो रहा है। सरकारें चाहे किसी की भी हो, कोई भी हो, हमें सरकारों से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हाल फिलहाल में ही एक मुद्दा था हसदेव फॉरेस्ट का। हसदेव फॉरेस्ट भी काटा जा रहा था कोल माइनिंग के लिए। वहां भी काफी हजारों एकड़ में पेड़ों को काटा जा रहा था कोल माइनिंग के लिए। ओके। तो वहां भी इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रहा था, उससे भी बहुत जो आदिवासी समुदाय हैं वो सब भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा प्रकृति का नुकसान हो रहा है उससे। अभी हाल फिलहाल में ही तेलंगाना में दामागुंडम एक फॉरेस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का वहां पे प्रोजेक्ट है। तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो रही है। दामागुंडम में अराउंड 33,000 के करीब पेड़ों को काटने का प्लान तैयार हो चुका है। ओके। 33,000 पेड़ कितना ऑक्सीजन जनरेट करते होंगे, कितने लोग सांस ले सकते हैं उनकी दी हुई ऑक्सीजन से। लेकिन सरकारें वहां से सिर्फ प्रॉफिट का सोच रही हैं। जहां पे बात ह्यूमैनिटी को छोड़कर प्रॉफिट की आ जाती है तो वहां पे विनाश निश्चित हो जाता है। और विनाश हमने देखा हुआ है, चाहे वो बाढ़ के रूप में हो, चाहे वो भूकंप के रूप में हो,
चाहे वो कोरोना महामारी के रूप में हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन, प्रदूषण के रूप में जो बीमारियां हो रही हैं, हार्ट अटैक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, बीपी, शुगर, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों में, और कैंसर कैपिटल हमारा इंडिया बनता जा रहा है। बिल्कुल, ये किसी से छुपा नहीं है। हाल फिलहाल की सर्वे रिसर्च रिपोर्ट देखो कि वर्ल्ड का कैंसर कैपिटल बनने वाला है भारत। तो ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए कि हम सोशलिस्ट ना बनकर ज्यादा पूंजीवाद की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जिससे हमारे लोगों का, हमारे कम्युनिटी का, हमारे देश का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होने वाला है। राइट। तो जब ये इतना कुछ हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रही है, तो सरकार से जब आपने बात की होगी, जो भी इस प्रोजेक्ट के लिए मतलब सुपरवाइजर होगा या कोई भी किसी लीडर को के अंडर होगा, तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है? जब भी ऐसा कोई इश्यू होता है, अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो उनका यही कहना होता है कि हमें तो मिनिस्ट्री से क्लियरेंस मिल गया। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी गिवन देम द क्लियरेंस, कि पेड़ काट सकते गवर्नमेंट हो। ऑलरेडी गिवन देम ग्रांटेड। उन गवर्नमेंट ने परमिशन दिया तभी तो वो कट रहे हैं, तभी वहां पे प्रोजेक्ट बन रहा है, क्योंकि बिना परमिशन के कोई अथॉरिटी काट नहीं सकती है। जो गवर्नेंस चलता है वो गवर्नमेंट से चलता है, प्रशासन जो काम करता है वो गवर्नमेंट के इशारे पे करता है। तो ये देखो, पेड़ कट रहे हैं, जब उनको पता है कि ये प्रॉब्लम होगी, तो उसके बाद भी ये सब कट रहा है। तो अब जब हम कोर्ट में जाएँगे, तो उसपे स्टे लगता है या क्या होता है उसपे? या वो अपना प्रोसेस साइड बाय साइड चलता रहता है और ये आप अपना केस लड़ते रहो चाहे? गवर्नमेंट के बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कोर्ट में अगर हम जाएं। जैसा कि ये जो मामला है वो एनवायरनमेंट से जुड़ा है, हाँ, हाँ। तो इस केस में स्टे भी लगने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। ओके। तो हम चाहेंगे कि इसमें माननीय जो उच्च न्यायालय है वो अपना जो है राय रखे, और जैसा कि ये लोगों के हित में हम बात कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इस हित में वो सटे भी इसके ऊपर दें, और इस हित में वो एक सुरक्षित फैसला रखें, जिससे जो दिल्ली का इकोसिस्टम है वो बना रहे, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषित हवा से ऑलरेडी लोग ग्रसित हैं, बिल्कुल। ऑलरेडी पीड़ित हैं। लेकिन जब ये इतना बड़ा द्वारका फॉरेस्ट कटेगा तो उससे तो और ज्यादा एयर क्वालिटी खराब होने वाली है। ऑब्वियस है, क्योंकि नए पेड़ लगने में टाइम लगेगा। क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि ऐसे केसेस में ये भी होता है कि हम ये रोड बना रहे हैं, ये बिल्डिंग बना रहे हैं या ये एक्सवाइजेड चीज़ बना रहे हैं और इतने पेड़ यहाँ कटेंगे, इसके बदले हम उतने पेड़ वहाँ लगा देंगे। पर प्रॉब्लम तो ये है कि जहाँ पे आप लगाने वाले हो वो पेड़, वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ से काटने वाले उस जगह का एनवायरनमेंट तो खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए अगर आपने 33,000 पेड़ काटे दामागुंडम में, तो वहाँ का इकोसिस्टम पूरा खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। इकोलॉजी वहाँ की खत्म हो गई, वहाँ का एनवायरनमेंट खत्म हो गया, आबो हवा वहाँ की चेंज हो गई, और प्रकृति तो खत्म, डिस्टर्ब हो गई पूरा। तो उसमें क्या होगा, अगर आप 33,000 पेड़ लगाते भी हो, उस 33,000 पेड़ को मेंटेन करना, जिंदा रखना, पेड़ लगाना एक अलग चीज है, उस पेड़ को जिंदा रख के, मेंटेन रख के ग्रो कराना, बड़ा कराना, वो दूसरी चीज है। 10-15 साल लगने वाले हैं उसमें। 10-15 साल लगने वाले हैं, और दूसरा आप कहाँ जगह ढूंढेंगे, उसके बाद आप लगाएंगे नहीं लगाएंगे, उसके लिए कोई क्रेडिबल अथॉरिटी नहीं है जो ट्रैक करती हो ये। तो उसके लिए ऐसी कोई अथॉरिटी अगर गवर्नमेंट ही बना दे जो ट्रैक करती हो, डेटा हो हम लोगों के पास, एक्सेसिबिलिटी हो, हमें भी तो पता चले कि 1 लाख पेड़ कटे हैं, उसके बदले में कितने पेड़ लगे हैं और कितने पेड़ मेंटेन हो रहे हैं, उनका 5 साल का डेटा हमें मिल जाए। वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। तो एक इस तरीके से ये होगा कि दिल्ली में पेड़ काट के हमने चंडीगढ़ में पेड़ लगा दिए, तो दिल्ली के लोग मरने को तैयार है, लेकिन चंडीगढ़ के बच जाएंगे। वो तो देखा ही है कोरोना में आपने कि ऑक्सीजन सिलेंडर 1-1 लाख रुपए में बिक रहा था। बिल्कुल सही तो बात है। आने वाले 20-30-50 साल बाद वो दिन दूर नहीं है, ऑक्सीजन हमें सिलेंडर कंधे पे टांग के घूमना पड़ा करेगा। और दिल्ली की सिचुएशन तो आप अगर हिमाचल से, चंडीगढ़ से, या कोई भी ऐसे एरिया से अगर आप दिल्ली में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा फील होगा कि मुझे सांस ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट के कारण तो हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। जैसे पूरा हिमाचल, उत्तराखंड, मतलब हिली एरियाज़ में इतनी डेवलपमेंट हुई है, रोड कंडीशन इतनी अच्छी बन गई है, अब लोग जा सकते हैं, तो जा सकते हैं जिस जगह पे पहले
ओवरऑल मान लो कि 1 करोड़ लोग रहते थे और 10 लाख लोग घूमने जाते थे। अब आज के टाइम में वहाँ पे 1 करोड़ के बजाय 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग रह रहे हैं और घूमने वाले 50 लाख 60 लाख हैं। ऐसा फील होता है कि गर्मियाँ जैसी आती हैं ऐसा फील होता है पूरा का पूरा देश पहाड़ों में चढ़ गया। बिल्कुल। मतलब हर जगह जाम लगा हुआ है, जो रास्ता 6 घंटे का था, 5 घंटे का था, उसको 10-10, 12-12 घंटे लग रहे हैं। सो ये एक साइड इफ़ेक्ट भी है, नेगेटिव साइड भी है कि जो डेवलपमेंट का और लेकिन कोई देख नहीं रहा। फिर बादल फट रहे हैं, बारिश हो रही है। पहले होता था बारिश रिम-झिम, झम-झम होती थी, 5 दिन बारिश होती थी। वो बारिश का पानी ज़मीन में बैठता था, वाटर लेवल भी ऊपर होता था, चारों तरफ अलग एक माहौल होता था। अब क्या होता है, मेरे हिसाब से जो 2 घंटे के अंदर पूरे हफ्ते की बारिश हो गई है, एक साथ पानी आया, बरसा, बह गया वो पानी नालों में, नालों से आगे नदियों में और पता नहीं कहाँ-कहाँ, लेकिन वो ज़मीन में नहीं बैठा। तो नुकसान तो हर जगह मिल ही रहा है, बादल फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। डेवलपमेंट ने हमें उतना कुछ दिया नहीं, उससे ज़्यादा ले लिया है। बिल्कुल। अगर मैं पहले की बात करूँ लोगों की, तो लोग ह्यूमन सेंट्रिक बहुत होते थे। हुँ, हुँ। आपने देखा होगा, ज़मीन का सौदा नहीं होता था, ज़मीन बिकती नहीं थी, उसको एक तौहीन समझा जाता था, इज़्ज़त से जुड़ा माना जाता था। तो लोगों में ह्यूमन एंड सोशल चीज़ बहुत ज़्यादा थी। उनके अंदर जो ह्यूमैनिटी है वो बहुत ज़्यादा होती थी, हुँ, हुँ। मानवता बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन जैसे-जैसे टेक्नोलॉज़ी आती गई, विकास की गति तेज़ होती गई, तो हमारे अंदर से, लोगों के अंदर से वो चीज़ धीरे-धीरे खत्म हो गई। उसी का एक एग्ज़ाम्पल है जीता जागता, हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे तबाहियाँ आ रही हैं। कैसे पहाड़ के पहाड़ जोशीमठ में आपने देखा पिछले साल, पहाड़ कैसे मतलब जो गाँव है पूरा श्रिंकेज हो गया। उनको डिस्प्लेस होना पड़ा उत्तराखंड में। ऑब्वियस पूरा वो राइट। लैंडस्लाइड हो गया, पूरा गाँव बिल्कुल। का गाँव उजड़ गया। ऐसे ही हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंटली फ्लड आने लग गई। पहले बिल्कुल। बाढ़ इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं आती थी। अब बाढ़ पंजाब में आने लग गई, अब बाढ़ दिल्ली में आने लग गई, अब बाढ़ हिमाचल में आने लग गई, अब बाढ़ आंध्रा में देखा आपने, अलग असम में देखा अभी आपने बाढ़ में कितने लोग मरे। कौन-सा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है? कौन लोग खबरें दिखा रहे हैं? क्या कंपनसेशन मिला? हीट वेव अभी रिसेंटली आपने देखा समर गया, जून के महीने में। बिल्कुल। आपने देखा टेम्परेचर 50 डिग्री के करीब टच कर गया दिल्ली के अंदर। कितने लोगों की मौत हुई हीट स्ट्रोक की वजह से, सैकड़ों लोग मर गए। हजारों लोग इंपैक्टेड हुए हीट स्ट्रोक की वजह से, हॉस्पिटलाइज हुए। राइट। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने उसको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर नहीं किया। उन लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए था, क्योंकि ये एक नेशनल डिजास्टर था हीट वेव। सरकार का कोई एक्शन प्लान नहीं था उससे पहले कि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ने वाली है, मौसम विभाग को जानकारी होती है। उन गवर्नमेंट का क्या एक्शन प्लान था उसके लिए? कोई एक्शन प्लान नहीं था। और उसके लिए झेल कौन रहा है? आम आदमी झेल रहा है। तो जहां सरकार की बात आती है, जब वोट लेने का समय होता है तो वो जनता के पास आते हैं, लेकिन जब विपत्ति का समय आता है तब जनता को वो मरने के लिए छोड़ देते हैं। आपने कोरोना की सेकेंड वेव में देखा, लोग खराब हॉस्पिटल सर्विसेज की वजह से, ऑक्सीजन ना होने की वजह से कितने लोग मरे। हुँ, हुँ। फिर आपने अभी देखा हीट वेव ने सैकड़ों लोग मरे। तो उस सब का जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। वोट आप हमारे ले रहे हो, टैक्सेस आप हमसे ले रहे हो, हर एक चीज पे आप टैक्स दे रहे हो। रेस्टोरेंट पे आप खाना खाने जा रहे हो, आप वहां पे आप जीएसटी दे रहे हो। आप मॉल से कपड़े लेने जा रहे हो, वहां पे आप जीएसटी दे रहे हो। आप गाड़ी खरीद रहे हो, वहां पे आप टैक्सेस दे रहे हो। आप पेट्रोल भरवा रहे हो, वहां पे आप टैक्सेस दे रहे हो। रोड के ऊपर चल रहे हो टोल पे, वहां पे आप टैक्सेस दे रहे हो। भैया यहाँ पे सांस लेने के ऊपर टैक्सेस आप ले रहे हो, उसके बदले में फैसिलिटी आप क्या दे रहे हो हमें? सही बात है। सो अभी जब जब आप कोई किसी मुद्दे को उठाते हो, तो उसके बाद आपको कोई थ्रेट वगैरह नहीं मिलते? देखिए, अगर आप लोगों के हितों की बात करते हो, आप न्यूट्रल होके बात करते हो, क्योंकि हमें सरकारें आएंगी जाएंगी, व्यक्ति बदलेंगे, हुँ, हुँ। अलग अलग व्यक्ति गवर्नेंस में आएंगे जाएंगे। हुँ, हुँ। हमें बात करनी है जो जनता के ऐसे मुद्दे हैं जो जनता में दब के रह जाते हैं। हीट वेव का मुद्दा ऐसा है, अब हाल फिलहाल में ही बजट आया, हीट वेव के मुद्दे के ऊपर 0% फंड एलोकेट किया गवर्नमेंट ने। अगर बजट के अंदर
फंड एलोकेट नहीं होंगे प्रिवेंशन के लिए हीट वेव के, फंड्स नहीं होंगे, अथॉरिटीज कैसे काम करेंगी हीट वेव प्रिवेंशन के ऊपर? क्लाइमेट चेंज, खराब हवा इतना बड़ा मुद्दा है, अभी कितना फंड एलोकेट हुआ है कोई मुझे बताए? अगर आप जीटी रोड हाईवे से आते हैं दिल्ली से करनाल तक, अंबाला तक, आप गाड़ी के शीशे खोल के आइए। मैं सब नेताओं से कहना चाहूंगा कि गाड़ी के शीशे खोल के आइए आप दिल्ली से अंबाला तक, आपको महसूस हो जाएगा कि हरियाणा की आबो हवा कैसी है। आपने फैक्ट्रियां दी, आपने खराब पानी दिया, आपने बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स और ऐसे प्रोडक्ट दिए जिनसे हमारी लैंड की फर्टिलिटी खत्म हुई, हमारा पानी खराब हुआ, जिसकी वजह से कैंसर पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों लोग मर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी नीतियों की वजह से ये सब हो रहा है। कहीं ना कहीं वो विजन, वो दिशा और दशा हमें बनानी होगी ताकि हर एक व्यक्ति की जिंदगी सुधर सके। हमें बिल्कुल बॉटम से सोचना है कि एक गरीब व्यक्ति क्यों मर रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। राइट। तो अभी इसके अलावा आपने और किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। हमारे हेल्थ इनिशिएटिव्स में मेंटल हेल्थ के ऊपर एक प्रोजेक्ट हैप्पीनेस है, जिसमें हम काउंसलिंग करते हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर। उसके अलावा एजुकेट करते हैं, क्योंकि टीनेज जो किड्स होते हैं उनके ऊपर फैमिली प्रेशर बहुत होता है आज के जमाने में, सोसाइटी प्रेशर। क्योंकि आपका बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले ही आप डिसाइड कर लेते हो कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा लॉयर बनेगा, राइट, मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा वो बनेगा। वो सोशल प्रेशर झेलते हैं। आप देखते हो कोटा में हर दूसरे दिन बच्चे सुसाइड कर रहे होते हैं। तो वो किस वजह से कर रहे होते हैं? हमने उनको समझा ही नहीं कभी। हमने सिर्फ वही समझा कि बच्चा हमारा मशीन है। हमने फीड कर दिया कि बेटा तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे 99.99% परसेंटाइल लेके आना है। वो प्रेशर में बता नहीं पाता कि भाई मेरी चॉइसेस ये हैं, मेरा पैशन ये है। आप ओलंपिक में देखिए ना, 24 इयर्स की लड़की अभी मेडल लेके आ रही है देश के लिए, क्योंकि उसने पैशन फॉलो किया। या अगर उसका पैशन दब जाता है ऐसे ही, क्या वो मेडल लेके आ पाती? ऑब्वियसली नहीं लेके आ पाती। पैशन किसी का कुछ भी हो सकता है। किसी का पैशन फोटोग्राफी करना है, फोटोग्राफी से आप कितना भी कमा सकते हो। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कीजिए आप, कितनी भी हजार तरीके की फोटोग्राफी के अलग अलग फॉर्म्स हैं। इंटरेस्ट किसी का कुछ भी हो सकता है। चाय बेचना इंटरेस्ट हो सकता है, चाय बेचने वाले भी फेमस हो जाते हैं, चाय बेचने वाले भी अच्छा कुछ कमा लेते हैं। अब चाय बेचने वाले तो आप सब देख ही रहे हो, है ना? तो चाय बेच के जब एक व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है तो पैशन की ही बात है। आप पैशन फॉलो करने दीजिए अपने बच्चों को, तो एक मलाल नहीं रहेगा। और सोसाइटी प्रेशर जो इतना बढ़ रहा है और सोसाइटी गैप जो इतना बढ़ रहा है बच्चों में, क्योंकि पेरेंट्स को बच्चे अपनी बात खुलकर नहीं बता पाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा डरते हैं, थोड़ा वो गैप है। तो उस वजह से आप देख रहे हो सुसाइड रेट काफी बढ़ रहा है, और कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे आपने बताया एजुकेशन से रिलेटेड भी आप कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, स्लम एरियाज में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या किस टाइप के चैलेंज फेस करने को मिलते हैं? स्लम एरिया की अगर मैं बात करूं, अगर आप एक झोपड़पट्टी वाले एरिया में जाते हैं दिल्ली में या फिर कलकत्ता में या फिर बम्बई के धारावी में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है, अगर कोई बच्चा है, किड है, उसके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मोस्टली शराब पीते हैं या कुछ ऐसी चीजें करते हैं, बच्चे की एज 5 साल है, 6 साल है, तो वो बच्चे कूड़ा बीनते हैं, वो बच्चे मूर्तियां बनाते हैं, वो बच्चे ऐसे चाइल्ड लेबरिंग वाले काम करते हैं और कुछ अर्निंग्स लेके आते हैं फैमिली में। और वो माहौल है, वो एटमॉस्फेयर है, वो डेवलप ही नहीं करते बच्चों के लिए, क्योंकि सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं ऑलरेडी, बहुत सारी अच्छी स्कीम है, मैं तारीफ करना चाहूंगा। अच्छे, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मिड डे मील मिलता है, बुक्स फ्री मिलती हैं, आपको इवन ड्रेस फ्री मिलती है, एजुकेशन फ्री है।
तो आपको क्या चाहिए? और बट हाँ। कहीं ना कहीं वो एटमॉस्फेयर उनको नहीं मिलता है। वो बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको एजुकेशन में धकेलना ही नहीं चाहते, अपने जो बेनिफिट्स हैं उनके लिए। और दूसरा, जो उनको बहुत शॉर्ट टर्म वो छोटी सी अर्निंग्स दिख रही, 100-200 रुपए, हम्म। तो उसकी वजह से वो बेचारे आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो सबसे बड़ा जो हर्डल आता है स्लम से बच्चे को निकाल के पढ़ाने में, यही आता है कि उसके पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे। सो ओवरऑल जो इशू है वो ये नहीं है कि एजुकेशन नहीं मिल रही है, हाँ, एजुकेशन तो मिल रही है, हाँ, बाकी सब कुछ है। प्रॉब्लम ये है कि रूट लेवल पे उनकी फैमिली में ही थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, और जो चैलेंजेस है उनके डे टू डे अर्निंग की, हाँ। खाना मतलब उनको दिखता है कि भाई एक छोटा बच्चा 5-6 साल का है, तो ये हमें कुछ 100-200-500 रुपए तो कमा के देगा। हाँ, तो ये है। वो इंफ्रा का चैलेंज है। मान लीजिए स्कूल में वो एनरोल भी करते हैं, हम्म। सपोज जो स्लम एरिया में रहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, वो 100 या 200 या 300 रुपीज अर्न कर रहे हैं। हम्म। तो 300 रुपीज में उनको खाना भी खाना है ना? 300 रुपीज में उनको कपड़ा भी पहनना है। अगर 300 रुपीज में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, दवाइयां भी लेनी है। 300 रुपीज में उनको सब कुछ करना है। तो वो इंफ्रा नहीं दे पाएंगे बच्चों को। मान लीजिए स्कूल तो गवर्नमेंट ने दे दिया, बच्चा पढ़ के आ गया, बट वो माहौल तो देना होगा ना आपको। घर पे भी तो वो माइंड अपना डेवलप करेगा, वो किताबें पढ़ेगा, वो जो होमवर्क है वो पूरा करेगा। वो सपोर्ट एटमोस्फेयर होना चाहिए। सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए कि वो उसको पढ़ाने के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो भी हाँ, चाहिए हमें। हाँ, वही बिल्कुल, सबसे बड़ा बिल्कुल। गैप है। वो गवर्नमेंट दे भी नहीं पाएगी, क्योंकि उस वो चीज हमें एनजीओज को, या फिर जो सोशल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मोटिवेट करना होगा, उनके पेरेंट्स को, ताकि वो ऐसा इंफ्रा बना पाए। बेशक छोटे स्केल पे बना पाए, पर लॉन्ग टर्म में उनके बेनिफिट्स बताएं कि कैसे उनके बच्चे आने वाले 10 साल में क्या भविष्य हो सकता है। तो आजकल तो झोपड़पट्टी से निकलने वाले लोग बहुत बड़े बड़े स्टार बन रहे हैं। जैसे ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन की सबसे बड़ी आज तक की अचीवमेंट क्या रही है? ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं, काफी सारी चीजें हमने अचीव की इस जर्नी में। हम्म। क्योंकि हम बच्चों को छोटी सी एज में ग्रूम करना शुरू करते हैं, चाहे वो क्लाइमेट एजुकेशन हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ एजुकेशन हो, चाहे वो यूथ डेवलपमेंट हो, चाहे वो करियर काउंसलिंग हो। हम हर एक चीज में स्टार्टिंग से ही ग्रूम करते हैं। और हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हमारी छोटी छोटी बच्चियां आज पीरियड्स के ऊपर बात कर पाती हैं। हम्म। हमारी छोटी छोटी बच्चियां आज पैड्स के बारे में जानती हैं। हमारी छोटी छोटी बच्चियां ये जानती हैं कि अपने आप को मेंस्ट्रुअल हेल्थ को, पीरियड्स को कैसे मेंटेन रखना है पीरियड्स के दौरान। राइट। तो ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और हम बच्चों को जब एजुकेशनल वर्कशॉप्स देते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, हमारा एक इनिशिएटिव चलता है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एट होम, जागरण मीडिया के साथ कोलैबोरेशन में। ओके। ये काफी टाइम से हमारा चल रहा है। और हम अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सोसाइटी में जाके बच्चों को और कम्युनिटी को सिखाते हैं कैसे वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं विद इन देयर होम, सोसाइटी, स्कूल्स और कॉलेजेस, जिससे वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके। जैसे कि प्लास्टिक पॉलिथीन यूज करना ही बंद कर दो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रिड्यूस करो, मैं सीधा ये बोलूंगा कि रिफ्यूज कर दो। मेटल की चीजें यूज करो। आप सोलर पैनल यूज करो, आप इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड मत करो। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे आप स्विच हो जाओ। आप इंडोर प्लांटेशन करो, जिससे आपको ऑक्सीजन मिले। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांट्स आते हैं, जैसे कि पाम भी आता है और कई सारे प्लांट्स आते हैं, ये आप कीजिए। उसके अलावा पेट्स में जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ बहुत ज्यादा आजकल मैं बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर, हम्म। पेट्स में भी हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लोथ पैड्स के ऑप्शन आते हैं, हम्म। जो कि इको फ्रेंडली भी होते हैं। इकोनॉमिकली भी आप बार बार रीयूज कर सकते हो उसको, वॉश करके सुखा के। ओके। तो हमारी जो बच्चियां बहनें हैं, जो हमारी माताएं हैं, अच्छे अच्छे क्लोथ पैड आते हैं मार्केट में, तो 4-5 क्लोथ पैड खरीद के रख सकती हैं। उनको रीयूज कर सकती हैं सालों तक। तो उससे उनका पैसा भी बचेगा, पर्यावरण के ऊपर असर भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि गांव में क्या होता है, वहां पे कोई एमसी तो होती नहीं है कि म्युनिसिपल वाले आएंगे और कचरा लेके जाएंगे आपका। राइट। तो आपको वो खेत में फेंकना है, या गली में जाना है, या कहीं नाले में जाना है, तो वो आपके गांव के आसपास ही रहना है।
तो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं जो हमारे सैनिटरी पैड होते हैं। जो क्लॉथ पैड होगा आप यूज करो जब तक करना है, 2 साल 3 साल, उसके बाद क्लॉथ है, कोई एनवायरनमेंट के ऊपर प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। तो इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ भी नहीं हो सकती हमारे लिए कि डायरेक्टली लोग एक्शंस ले रहे हैं, कि एक्शंस के थ्रू हम लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एक्शंस के थ्रू भी क्रिएट कर रहे हैं, एडवोकेसी के थ्रू भी क्रिएट कर रहे हैं, और एजुकेशन के थ्रू भी क्रिएट कर रहे हैं। हम प्लांटेशन ड्राइव्स भी करते हैं, हम एजुकेशनल ड्राइव्स भी करते हैं, हम एडवोकेसी के लिए अलग अलग मीडिया हाउसेस का सहारा भी लेते हैं, और हम अलग अलग मुद्दों को, प्रॉब्लम्स को लोगों के अंदर से निकालकर हाईलाइट भी करते हैं, ताकि सरकार का और जो भी क्रेडिबल अथॉरिटी है उसका ध्यान जा सके उन मुद्दों के ऊपर। राइट। सो इसी मूवमेंट में सपोर्ट करते हुए मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ कि ऑन बिहाफ ऑफ द अल्फा पीपल और स्पॉन्सर्ड बाय द यूक्लाइड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, हम लोग आज के बाद कभी भी ऑफिस में कोई भी प्लास्टिक की चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, नॉट इवन ए सिंगल टाइम। और ऑन बिहाफ ऑफ द यूक्लाइड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन वी वुड लाइक टू प्रपोज यू डिजिटल सपोर्ट। सो आपको किसी टाइप की कभी भी डिजिटल सपोर्ट की ज़रूरत हो, आइदर इट इज़ वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और इट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, सो वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड मैं बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने इतनी अच्छी बात बोली कि हम प्लास्टिक पॉलिथीन यूज नहीं करेंगे। हाँ जी सर। और अगर हर फैमिली ऐसे सोचने लग जाए, जो आपको दिखते हैं ना, कहीं रोड पे गुजरोगे प्लास्टिक पॉलिथीन ऐसे पड़े रहते हैं ना, जैसे शोभा बढ़ा रहे होते हैं, है ना, ब्यूटी बढ़ा रहे होते हैं सिटी राइट। की। तो मैं टोंट मार रहा हूँ कि हम सबके लिए शर्म की बात है कि कैसे हम गंदा कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को। बिल्कुल। अगर आपके घर के अंदर ऐसे प्लास्टिक पॉलिथीन और कचरा पड़ा रहेगा तो कैसा लगेगा आपको? तो सड़क पे क्यों जा रहा है वो वेस्ट आप मैनेज नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक पॉलिथीन अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो बहुत ज्यादा वेस्ट, तो उसके लिए रिसाइकिल करने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रा आपको तैयार करना होगा। शायद बहुत टाइम लग जाए, बहुत एफर्ट लगे गवर्नमेंट के लिए, बहुत लोगों की जरूरत पड़े। तो आप सिंपली, आपको किसी एनजीओ के पास नहीं जाना, कहीं आपको किताबें नहीं पढ़नी, कुछ नहीं करना। आप अपना थैला रखो कपड़े का, उससे आप सब्जियां लाओ, उससे आप सामान लेके आओ। आप मेटल बोतल रखो, आप दूसरे तरीके की ग्लासेस बोतल आती हैं वो रखो। तो आपके पास ऑल्टरनेट है ऑलरेडी, आपको उसके लिए किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो आपके छोटे छोटे स्टेप बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, और यही चीज़ है कि जैसे आपने पहले कहा था कि कम नहीं करूँगा, बंद, बहुत अच्छा राइट लगा, फ्रॉम डे वन। बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर, क्योंकि मूवमेंट ऐसे बनते हैं, क्योंकि मूवमेंट कभी भी एक व्यक्ति से नहीं बनता और एक किसी एरिया से नहीं बनता। जैसा कि हमने देखा था किसान आंदोलन कितना बड़ा, मतलब हमारी हिस्ट्री का, मतलब हमारी जनरेशन का, मेरी जनरेशन का अगर मैं बात करूं, तो शायद इससे बड़ा मूवमेंट मैंने अपनी जिंदगी में, मतलब लाइव तो नहीं देखा। ऐसे तो हम पढ़ते हैं बहुत सारी लड़ाइयाँ, पानीपत की लड़ाई, फलानी लड़ाई, लेकिन जो किसान मूवमेंट था, जो फार्मर एजिटेशन हुआ, जो फार्मर्स लॉ थे उसके अगेंस्ट, उससे बड़ा मैंने फार्मर्स मूवमेंट या कोई भी मूवमेंट अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कितनी बड़ी तादाद में किसान बैठे हुए थे सड़कों पे, दिल्ली के बॉर्डरों पे या आसपास के एरिया में, पंजाब हरियाणा या अलग अलग जगह से, और कितना उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी जो मुद्दे हैं उनको लेकर। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, या फिर साथ में एमएसपी का भी एक मुद्दा था। तो मूवमेंट वो एक दिन में नहीं बना था, और कोई भी ऐसे ही हमारा मूवमेंट है, कभी भी एक दिन में नहीं बनता है। और मूवमेंट जब बनता है तो बहुत सारी ऐसी ताकतें आती हैं जो अलग अलग तरीके से नेगेटिव चीजें यूज करके उसके तोड़ने की कोशिश करती हैं। राइट। जैसे कि आपने देखा होगा किसान आंदोलन में, तो एक टाइम पे ऐसा बोला गया कि ये लोग खालिस्तानी हैं, जबकि जिसने भी ये बोला, उन्होंने शायद एक एस भी नहीं पढ़ा होगा सिख हिस्ट्री का, या महाराजा जो हमारी रियासत थी, महाराजा रंजीत सिंह की, उस रियासत के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। उन्होंने बोल दिया कि ये खालिस्तानी है, जबकि उसमें
हर तरीके के किसान थे, जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, वो भी वहां बॉर्डरों पे जाके बैठा था। वो किस लिए बैठा था? एमएसपी के लिए बैठा था, जो फार्म्स लो बन रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के। तो Right. उससे पूंजीवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता। हमें जरूरत है समाजवाद की, और समाजवाद ही लोगों की भलाई के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पूंजीवाद जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे कि हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी, जब पूंजीवाद हावी था तब क्या झेला देश ने, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। सही बात है। तो वही सेम चीज अभी है। हम बात करते हैं महाराजा रंजीत सिंह के दौर की, हम बात करते हैं, लोग उसको नेगेटिव वे में लेते हैं, खालिस्तान जो एक वर्ड है उसको नेगेटिव वे में लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं गलत चीज है, क्योंकि पंजाब में हर तरीके के लोग रहते हैं, हर समुदाय के लोग रहते हैं, हरियाणा में हर समुदाय के लोग रहते हैं। किसान की आइडेंटिटी किसान है, वो किसी एक जाति या धर्म से लेकर आपको नहीं देखना चाहिए। ऑब्वियस है। और कितने युवा और कितने किसान शहीद हुए उस एजिटेशन में। तो मूवमेंट ऐसे ही बनते हैं, मूवमेंट सालों साल चलते हैं, मूवमेंट 500 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 30 साल, 20 साल ऐसे चलते हैं। मूवमेंट एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का कभी हुआ नहीं इतिहास में। और इतिहास में उसी मूवमेंट का नाम होता है जो सालों साल चलते हैं और जो समाजवाद की तरफ जिनका झुकाव ज्यादा होता है। बहुत अच्छा सर। जैसे कि हम अपने पॉडकास्ट के एंड की तरफ मूव कर रहे हैं अब, सो मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रियली वेरी इंस्पायरिंग। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनीवन कि चलो अपनी जॉब छोड़ के चलो ये किया जाए आज, और इट इज़ नॉट फॉर वन डे, वन मंथ, यू आर जस्ट डूइंग इट सेल्फलेसली। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका जो एफर्ट आप डाल रहे हैं हमारी सोसाइटी की ग्रोथ के लिए। थैंक यू। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो आपने जो इनिशिएटिव हमारे साथ मिलके अभी लिया और जो प्लेज आपने लिया, मुझे बहुत खुशी होती है जब सामने से ऐसा कोई करता है। और दूसरा, आप जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो अपने कंटेंट के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम ग्राउंड पे जाके भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारा यूथ है सोशल मीडिया देखता है, बिल्कुल। बहुत सारा मिड एज का जो लोग है वो भी सोशल मीडिया देखता है। तो आपका जो एक वीडियो लोगों के सामने जाता है, कितनी अच्छी बातें आप उनको बताते हो, कितनी अच्छी चीजें शिक्षा आप उनको देते हो, हाँ जी सर। और कितनी अच्छी चीजें आप उनको डिलीवर करते हो, तो उससे भी समाज में बहुत बड़ा बदलाव आता है, डिजिटल क्रांति भी आती है। मूवमेंट सिर्फ धरातल पे नहीं होते, डिजिटल भी बहुत बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द अप्रिशिएशन। धन्यवाद। थैंक यू सर।